everybody, welcome back to my YouTube channel and आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आप ये सोचोगे मैम आपने एसएसटी कब से पढ़ाना चालू कर लिया? देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम यार एसएसटी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, हम सब पढ़ लेंगे, हम एवरीथिंग वी कैन स्टडी एक्सेप्ट सोशलिज्म इन यूरोप एक्सेप्ट एसएसटी। आपकी मैम ने बोला ठीक है यार, आपको अगर एसएसटी इतना ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो चलो एसएसटी पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं इन अ वेरी सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे। हम हर डिटेल को अच्छे से पढ़ेंगे एंड ऐसे वे में पढ़ेगी कि आप बोलोगे कि अरे नहीं, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस मुझे यही पढ़ना है। So let's get started with this chapter and don't forget guys, पहली बात तो of course आपको पता ही है, like, share and subscribe to the channel। अपने friends को भी suggest कर लो ये वीडियो के बारे में। And the second point is that don't forget to sit with a pen and a notebook। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो भी notes है, ये जो भी keywords है, ये अपने कहीं book में कहीं पे लिख देना ताकि it will be very helpful in your last minute revision। अभी तो तुम पढ़ लोगे, अभी तो तुम्हें याद होगा, पर जब भी एग्जाम के एक दिन पहले तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम कब क्या हुआ था। तो तब तुम्हारी ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, ये जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, वो बड़े हेल्पफुल करेंगे। Sit with a pen in your notebook, create notes for this and let's get started with socialism in Europe and the Russian Revolution with Vridhi Doshi। सोशलिज्म इन यूरोप, आप सोचोगे कि मैम सोशलिज्म का मतलब क्या है, तो पहले सोशलिज्म का मतलब समझते हैं। सोशलिज्म का मतलब ही होता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं पर कम्युनिटी ऐसे वे में ओन करती है कि वो जो वेल्थ प्रोड्यूस हुई है वो सबको ज्यादा बेनिफिट करे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं, आई एम ओनिंग अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री ओन कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट पर्सन एक कंपनी को ओन कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो सोशलिज्म का मतलब ये है कि कोई प्राइवेट कंपनी से ज्यादा जो भी मास प्रोडक्शन हुआ है, जो भी सामान बनाया हुआ है, जो भी आइटम्स बनाए हुए हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, एक पर्सन को बस उससे बेनिफिट नहीं होना चाहिए, पर जो कम्युनिटी है, द एंटायर कम्युनिटी, वो सभी ये जो वेल्थ प्रोड्यूस हुई है वो सबको बेनिफिट हो ताकि द सोसाइटी ग्रोज। इसका मतलब है इसका मतलब है सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो प्रोडक्शन हुआ है, जो भी मास प्रोडक्शन हुआ है, जो भी चीजें बनी है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं पर कम्युनिटी ओन करे, और वो कम्युनिटी जो इसको ओन कर रही है उसकी वजह से उससे जो प्रॉफिट हुआ है उनको, उससे जो बेनिफिट हुआ है, उससे जो वेल्थ बनी है, वो बस किसी एक के घर में नहीं बट पूरे सोसाइटी में, सभी के घर में जाए ताकि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। So that is what is an idea behind socialism in Europe and the Russian Revolution। Now, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से पूरा जो एरिया था, पूरा जो सोसाइटी था, वो एकदम चेंज होने लगा। उन्होंने ये बोला कि हमें किसी मोनार्क के अंदर नहीं रहना है, वी वांट द सोसाइटी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जिस वे में सभी लोगों को बेनिफिट हो, नॉट ओनली जस्ट वन पर्सन, पर सबको बेनिफिट होना चाहिए, स्पेशली द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स है उनको भी सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। तो यूरोप, एशिया, इन सभी जगहों पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसी आइडियाज, बातें होने लगी कि चलो इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक किंग क्यों हमें ओन करे, वी शुड ऑल्सो हैव आवर इंडिविजुअल राइट्स, हमें भी राइट होनी चाहिए। तो ऐसे जब ये यूरोप और एशिया में डिस्कस होने लगा, जब ये सोशल पावर के बारे में डिस्कस होने लगा, तभी सोशलिज्म का जो आइडिया था वो ग्रो होने लगा। तो इंडिया में राजा राम मोहन रॉय थे, डेरोजियो थे, ये सब लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपने आइडियाज डाले, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर आइडियाज, और उसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ था ना। बहुत सारे जो लोग थे वो लोग ने ये डिबेट किया कि चलो राजा राम मोहन रॉय इंडियन थे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, राजा राम मोहन रॉय, डेरोजियो, उनके जो आइडियाज थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा
हेल्प हुए एंड दे वर पॉपुलराइज, उन्होंने ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज किया। नाउ दूसरे जो भी लोग थे, मेनी अदर्स, उन्होंने ये डिबेट किया कि चलो ये हम लोग रेवोल्यूशन तो है रशियन रेवोल्यूशन, पर उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट मीन्स उसके आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद के चेंजेस क्या होंगे। देखो अगर हमें हमारे जो स्कूल में, ठीक है, हमारे स्कूल में इलेक्शंस होता है, ठीक है, स्कूल में कैप्टन कौन बनेगा, हेड गर्ल कौन बनेगा, ये हम ऐसे डिस्कस करते। तो हम लोग क्या करते, ये देखते कि अगर वो कैप्टन बनी तो ये हो सकता है, वो ये गॉसिप करती है, वो ये बोलता है, वो हेड बॉय ये करता है, वो खुद ही इतना ज्यादा मस्ती करता है, वो क्या ही संभालेगा, है ना। तो हमारे बीच में क्या, हम ऐसे गॉसिप करने लगते हैं, हम ऐसा आइडियाज शेयर करते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। सेम थिंग जब भी एक बहुत ही ज्यादा मास लेवल पे, मतलब एक पूरे कंट्री के लेवल पे हो या फिर एक नेशन के लेवल पे हो, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी लोग थे, राम मोहन रॉय, डिरोजियो और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध लोग, रिनाउंड लोग, उन्होंने ये सोचा कि रेवोल्यूशन के बाद यूरोप का हाल क्या होगा। तो ये जो भी डेवलपमेंट्स हुआ करे, दे वर टॉकिंग अबाउट इट, पहले तो उन्होंने इसके बारे में बात की, दे टॉक्ड अबाउट इट। फिर कॉलोनीज में जो भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे कॉलोनीज बढ़ती गई, जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, वैसे ही सोसाइटी में जो चेंजेस थे वो भी बढ़ते रहे। दे ऑल स्टार्टेड मूविंग ऑन। नाउ यूरोप में बहुत सारे लोगों को चेंजेस चाहिए थे, मेनी पीपल वांटेड चेंजेस, बट सभी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना था। देवर लाइक डेवलपमेंट होगा, तुम अपने कॉलेज, अपने स्कूल का यही ले लो, इलेक्शंस ले लो, कोई लोग बोलेंगे कि नहीं नुपुर को बनना चाहिए हेड गर्ल, कोई लोग बोलेंगे नहीं नहीं मासूमी को हेड गर्ल बनाओ, तो क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वैसे ही जब ये पूरे सोसाइटी में चलता है ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़े लोगों ने बोला कि नहीं पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म मत करो, तो थोड़े लोग बोलते हैं नहीं नहीं पूरा ही चेंज कर दो, हमें ये सोसाइटी पसंद ही नहीं है, हमें ग्रो ही करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब अपने आइडियाज को एकदम चेंज करने लगे, तो एकदम पैनिक का सिचुएशन आ गया, एकदम केओटिक सिचुएशन आ गया। तो ऐसे ग्रुप्स डिवाइड होने लगे और ऐसे 3 ग्रुप्स इमर्ज हो गए, कॉन्जर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो पूरी जो यूरोपियन सोसाइटी थी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी, क्योंकि सबके आइडियाज इतने चेंज थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये राजा राम मोहन रॉय, डेरोजियो, इन सब ने ऑलरेडी बात करा हुआ था, दे वर स्प्रेडिंग द आइडिया कि कैसे रेवोल्यूशन के बाद यूरोप चेंज होगा, कैसे डेवलपमेंट जो हो रहा है सभी जो कॉलोनीज में, उसकी वजह से सोसाइटी में क्या चेंज आना चाहिए, वो जब भी वो लोग ऐसा सब थॉट्स जो है वो स्प्रेड कर रहे थे, तो पूरा जो सोसाइटी था यूरोप का, वो 3 चीजों में डिवाइड हो गया, 3 लोगों में, 3 टाइप के लोगों में, कॉन्जर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। नाउ इन सभी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि कॉन्जर्वेटिव्स कौन थे, लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे। So let us start with conservatives. Now this is the most important part. Conservatives कौन थे? Now conservative का मतलब ये सोच दो, तो conservative का मतलब क्या होता है कि जिनकी थिंकिंग थोड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो वैसे टाइप के लोग conservatives में आते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, जो लिबरल्स है, जो रेडिकल्स है, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। उन्होंने ये बोला कि पास्ट जैसे चलते आया है वैसे ही चलेगा, हमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी थिंग्स, पास्ट को हमें रिस्पेक्ट करना है एंड चेंज करो। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम एकदम खराबी तरीके से रहेंगे, चेंजेस लाओ, पर पास्ट को रिस्पेक्ट करो और धीरे से करो यार, ये इतनी जल्दी जल्दी क्या है, पास्ट को रिस्पेक्ट करनी है कि नहीं थोड़ी। ये जो लोग थे जिनकी सोच ऐसी थी कि धीरे धीरे चेंज आएगा यार, एक झटके में नहीं आएगा, धीरे धीरे, और पास्ट को रिस्पेक्ट करना है, तो वो लोग थे कॉन्जर्वेटिव्स। दिस इज 3 पॉइंट आंसर। तो ये कॉन्जर्वेटिव्स ने ऐसा बोला कि लिबरल्स और रेडिकल्स नहीं नहीं तुम्हें नहीं चलेंगे। ऐसे सोच लो, कॉन्जर्वेटिव्स आर लाइक वो ओल्ड पीपल, हमारे हर फैमिली में वो जो ओल्ड पीपल होता है ना, एकदम वो बोलते हैं नहीं नहीं जैसे चलता आया वैसे ही चलेगा, ओल्ड होता है ना ऐसे थोड़े, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वैसे टाइप के, तो ऐसे याद रखो, कॉन्जर्वेटिव्स आई लाइक देम, वो लोग बोलेंगे कि नहीं लिबरल्स और रेडिकल्स के अगेंस्ट जाएंगे, पास्ट को रिस्पेक्ट करो और भाई चेंजेस लाओ, पर धीरे धीरे चेंजेस लाओ। तो अब लिबरल्स और रेडिकल्स कौन थे और कॉन्जर्वेटिव्स उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे? तो लिबरल्स जो थे, लिबरल्स ने बोला कि कोई भेदभाव नहीं होगा,
हम सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करेंगे। जो भी डायनेस्टी के रूलर्स है, जो भी किंग्स है, जो भी मोनार्क्स है, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। उनको सभी पावर क्यों मिले? एवरीवन शुड गेट पावर, उनके पास पूरा पावर क्यों रहेगा? सो दे अपोज देयर पावर। उन्होंने ये बोला कि जो भी इंडिविजुअल्स है उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट उनको कभी भी उठा के नहीं लेके जा सकती है, ऐसे उनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं कर सकती है। थोड़े ऐसे राइट्स होने चाहिए इंडिविजुअल्स के कि वो अपने आप को बचा सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ये सभी चेंजेस उनको लाने हैं, डायनेस्टी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सभी अगर उनको लाने हैं, तो उनको बस किसके पास से मिलेगा? एक ऐसा गवर्नमेंट जो हमने खुद इलेक्ट किया हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट ऐसा हो जो हमने खुद इलेक्ट किया है और जो हमारी चीजें समझे, जो हमारी बात समझे। तो ये थे लिबरल्स। उनको सभी रिलीजन्स, दे वर ओके विद ऑल रिलीजन्स, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नो भेदभाव। इट इज लाइक, लिबरल्स का मतलब ही होता है फ्री माइंडेड पीपल, लिबरल का मतलब ही होता है फ्री माइंडेड पीपल। तो उन्होंने एकदम एडवांस सोचा कि किंग नहीं होना चाहिए, जो भी सोसाइटी में रह रहा है वो, उनके राइट्स जो है गवर्नमेंट उनको कभी भी उठा के नहीं लेके जा सकता है, उनके खुद के राइट्स होने चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट है, अगर हमें राइट्स, इंडिविजुअल्स के, लोगों के अगर राइट्स हमें सेव करने हैं, लोगों के राइट्स हमें अगर बचाने हैं, तो हमें एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए होगा जो हमारी बातें समझे। और वो कब आएगा? जब हम खुद उनको इलेक्ट करेंगे। सो दीज वर द लिबरल्स। और इनके अगेंस्ट कौन था? इनके अगेंस्ट हमारे कॉन्जर्वेटिव्स थे कि नहीं, पास्ट को रिस्पेक्ट करो, जो डायनेस्टी के रूलर्स है उनको रहने दो, चेंजेस लाओ पर धीरे धीरे लाओ। सो ये थे हमारे लिबरल्स। द लास्ट पॉइंट इज कि वो दे वर वेरी ओपन माइंडेड, राइट? वो लोग बहुत ही ओपन माइंडेड थे। तो उन्होंने बोला कि नो एडल्ट फ्रेंचाइज थी, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनको ही बस वोट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। दे वर ऑन द थॉट कि जो भी, जिनके भी पास प्रॉपर्टी है, सबको क्यों वोट करने दे? एक काम करो, जो भी, जिनके भी पास प्रॉपर्टी है, जिनका भी नाम जो है वो दस्तखत पे लिखा हुआ है, वो बस वो ही वोट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट को चूज करेंगे और वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो इंडिविजुअल्स के जो भी राइट्स है, जो भी प्राइवेट ओनर्स है, उनके राइट्स को सेफ रखेगी। और इसकी वजह से जो किंग होगा वो भी ओवरथ्रो हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो ये थे हमारे लिबरल्स के आइडियाज। नाउ कम्स द रैडिकल्स। रैडिकल्स क्या थे? रैडिकल्स आर लाइक द मॉडर्न जनरेशन। तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर कॉन्जर्वेटिव्स एकदम दादा दादी है, तो लिबरल्स कौन है? पापा मम्मी। और रैडिकल्स तुम लोग हो, द यंग जनरेशन, द न्यू थिंकर्स। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा क्यों, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को ही क्यों मिलना चाहिए? जो भी मेजॉरिटी चूज करेगा, जो भी लोग जो मेजॉरिटी चूज करेंगे वो गवर्नमेंट बनेंगे। विमेन के वोट को भी प्रमोट करो, विमेन्स के पास भी इक्वल वोट है, इवन द विमेन शुड बी एनकरेज्ड। वो लोग बोल रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम लोग एकदम बुरे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी तुमने यूज किया, तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। पर सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स है, सिर्फ उनके पास अगर सब पावर आ गया तो पूरा जो गवर्नमेंट है वो एकदम हिल डुल सकता है, पार्शलिटी हो सकती है। तो सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स के पास नहीं होना चाहिए ये सब पावर, सबके पास होना चाहिए। वो लोग उनको एकदम अपोज नहीं कर रहे थे, उनको हेट नहीं कर रहे थे, पर बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर उन्होंने ये बोला कि जो भी लैंड ओनर्स है, जो भी फैक्ट्री ओनर्स है, उनके पास ये जो भी प्रिविलेजेस है, उनके पास जो भी बेनिफिट्स है, जो वो रॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो दीज वर द रैडिकल्स, ये न्यू थिंकर्स है। तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि कॉन्जर्वेटिव्स ओल्ड पीपल जो एकदम बोल रहे थे कि पास्ट को रिस्पेक्ट करो, स्लो चेंज होनी चाहिए। देन वर द लिबरल्स, तुम्हारे पेरेंट्स। एक काम कर सकते हो, ये चार्ट देख लो, they were tolerating all the religions, कोई बात नहीं, तुम्हें रिलीजन कोई भी इंटरकास्ट हो चलेगा। पापा मम्मी यही बोलते हैं ना कि कोई दूसरा कास्ट का हो तो चलेगा, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स।
रूलर्स नहीं होने चाहिए, रूलर्स के पास जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स के राइट्स है वो बचे रहने चाहिए। गवर्नमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनका नाम दस्तखत पे है, वही लोग वोट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए, इवन विमेन को नहीं मिलनी चाहिए। Therefore they were not Democrats। तो ये जो पॉइंट है ये लर्न कर लो, they were not Democrats। अब तुम बोलोगे ओ माय गॉड मैम इतने सारे आइडियाज, therefore the entire society was divided। इतने सारे आइडियाज की वजह से ही तो इतनी ज्यादा सोसाइटीज जो है, इतने ज्यादा कम्युनिटी के लोग थे। तो इफ यू वांट अ क्लियर डिस्टिंक्शन, ये जो है ये चार्ट है लिबरल्स और रेडिकल्स के बीच का, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में। नाउ सो बिकॉज ऑफ दीज पीपल, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोसाइटी थी, इतनी ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा लोग थे, टाइप्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने बोला कि नहीं हमें रेवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, हमें गवर्नमेंट चेंज करनी है, हमें मोनार्क चाहिए ही नहीं, हमें किंग चाहिए ही नहीं, हमें डायनेस्टी चाहिए ही नहीं, हमें खुद को हमारे गवर्नमेंट को चूज करना है, हमें एक अच्छा सोसाइटी बना है। तो सबको एक पूरा नेशन वाइड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, उनको पूरी कंट्री जो है वो चेंज करनी थी। और ये कब हुआ? 19th सेंचुरी में। ये पूरा जो बदलाव है ये 19th सेंचुरी में आया, और इसकी वजह से हमें जो है ये पता चला कि कितनी दूर तक हम जा सकते हैं बदलाव के लिए। और ऐसे इंडस्ट्रियल और सोसाइटल चेंजेस आए, क्योंकि ये जो एरा था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसमें सभी चेंजेस पता चले कि हम लोग कितना ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं, कितना ज़्यादा यूनिटी में स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस आए। नाउ इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज, बेसिकली ऐसे ही पूरा वर्ड ही हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वो सब में क्या चेंजेस आए। और जो सोसाइटी है, जो भी लोग है, जो भी थिंकर्स है, जो भी जो भी practices है, all the evil practices, caste कलर डिस्टिंक्शन की, you're a black, you're a white, ये सभी जो सोशल चेंजेस है वो सभी चेंज होने लगे। Now what were these industrial and social changes? Now before industrialization, कोई भी चीज होती है ना, whenever something एकदम कोई सिटी, जो सपोज एक हम लोग बोलते हैं कि सपोज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, हम क्या बोलते हैं? यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, राइट? तो डेवलप्ड होने के पहले वो एक फेज आता ना कि वो डेवलप हो रही है, जैसे इंडिया, हम क्या, हमारे में एकदम सब डेवलप हो रहा है, सब बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, राइट? तो ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है ना, इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, फैक्ट्रीज बनती है, तो उसके पहले क्या होता है, एक एक फेज होता है कि वो सब बनता है। तो वो जो फेज होता है, जो बनने वाला फेज होता है, उसमें क्या क्या सब चेंजेस आ सकते हैं? सिटीज बनती है, डेवलपिंग सिटीज बनती है, रीजन्स बनते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो एकदम एकदम बढ़िया सा एकदम बेस्ट वाला रीजन नहीं है, बट वो ग्रोइंग रीजन है, कि सिटीज बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, ऐसे रीजन्स बन रहे अलग से कि जिसमें इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं, रेलवेज को बढ़ा रहा है ताकि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो एकदम कन्वीनियंटली हो जाए। और ऐसे ये तीनों फैक्टर्स टोटल में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। सो दीज वर ऑल्सो वॉट यू कॉल द पॉलिटिकल ट्रेंड्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये पूरा मैं थोड़ी कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना एक सिटी बना सकती हूँ, तुम थोड़ी ना एक सिटी बना सकते हो, ये क्या होता है, पूरा गवर्नमेंट ये पूरा चेंज लाता है। सो दीज वर द पॉलिटिकल ट्रेंड्स और द पॉलिटिकल चेंजेस, सिटीज, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, ऑल ऑफ दीज। तो ये जब ये ग्रो हो रहा था, ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कोई कंट्री, कोई भी चेंज आता ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स, तुम भी अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें यही प्रॉब्लम आता है कि ओ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। प्रॉब्लम्स तो हर जगह है। तो प्रॉब्लम्स क्या थे जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जब ये इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी, तो तभी क्या प्रॉब्लम्स थे? पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, देयर वाज अ वेरी बिग अनएम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इतना ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है सब कुछ, तो इतने ज्यादा सैनिटेशन नहीं था, इतना ज्यादा क्लीनलीनेस नहीं था, तो इसकी वजह से सोसाइटी में भी बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक प्लेसेस बढ़ गई थी। हाउसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है पर इनफ लिवेबल हाउसेस नहीं है, ऐसे हाउसेस नहीं है जिसमें हम लोग रह सके।
जो भी जिनके पे पास एम्प्लॉयमेंट था उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स दिए जाते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा काम कराया जाता था और उनको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस में, पुअर वेजेस में उनका जो पैसा था, उनका जो सैलरी था वो बड़ा कम था। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम था। ये 5 पॉइंट्स बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने बोला कि इसका तो हमें एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, सब लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन कौन ढूंढ रहे थे? लिबरल्स और रेडिकल्स। तो ये सिचुएशन क्या था बेसिकली, ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ क्यों रही है ना? तुम तो बोल रहे हो कि मैम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो सब प्रॉब्लम्स ये सब तो गवर्नमेंट देखेगी ना, पर ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है? तो पहले इसका बैक स्ट्रक्चर देखते थे, ये सोसाइटी कैसी थी। तो नाउ ये जो पूरी सोसाइटी थी, ये जो भी इंडस्ट्रीज बन रही थी, मैं बना सकती हूँ, तुम बना सकते हो? पैसे है? नहीं यार, मैं भी पॉकेट मनी लेती हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये जो भी इंडस्ट्रीज थी एक्चुअली, ये बहुत ही ज्यादा जो रिच ओनर्स थे ना, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। जो इंडिविजुअल्स थे, जो पर्सनल लोग हैं, रिच पीपल लाइक अंबानी, टाटा, पर्सनल पीपल, जो पीपल थे उनकी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। तो liberals and radicals themselves were often property owners and employers. तो सिचुएशन क्या थी कि लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो लोग एकदम उनके पास की जो प्रॉपर्टी थी वो ही ओनर्स थे। एम्प्लॉयर्स मतलब दे आर हायरिंग पीपल, वो हायर कर रहे हैं लोगों को, हायरिंग पीपल टू वर्क फॉर देम। तो वो ही जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, वो ही हायर कर रहे हैं, और वो कौन है? हमारे लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। तो उन्होंने ये सोचा कि देखो भाई, मैं जो मेरा पूरा जो अर्निंग्स है, मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ वो किससे अर्न कर रहा हूँ? मर्चेंडाइज से ना। आई एम अर्निंग इट थ्रू मर्चेंडाइज। मेरे पास जो इंडस्ट्रीज है, जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, उससे मैं अर्न कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये जो भी एफर्ट है, ये जो भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, ये एफर्ट जो ये यहाँ पे जो भी ये पुअर वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये काम करता हूँ कि ये जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ तो इतने ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। एक काम करता हूँ ना, वो भी एफर्ट को हम एनकरेज करते, तो वो उनको भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इफ द वर्कफोर्स इज ऑल्सो एजुकेटेड, अगर जो वर्कफोर्स है, जो भी लेबरर्स है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, अगर हम उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी में, तो वो लोग को भी बेनिफिट मिल जाएगा, उनको भी काम मिल जाएगा, और जो पूरी कंट्री है उसमें पैसा रहेगा, सिटीजन जो है वो एजुकेट हो जाएंगे, वो लोग स्मार्ट बन जाएंगे, और पूरी जो इकोनॉमी है वो बढ़ते जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो पैसा क्या है, वो कंट्री में ही रह रहा है, वो किसी और को नहीं दे रहा। तो उसकी वजह से इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने ये सोचा कि हम इसका सोल्यूशन लेके आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो ओल्ड लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने ये बोला कि पहले के ज़माने में कैसा जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, उनके पास क्या था कि जैसे वो बोर्न हुए हैं वैसे ही उनको एफर्ट होगा, उनका लेबर होगा, उनका प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ उसके हिसाब से होगा। आपको तो पढ़ा है, अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे सब क्लासेस का सिस्टम था। हमें यहाँ पे रिलीजन का था, उनमें क्लासेस का सिस्टम था। तो वो क्लास उनके बर्थ के हिसाब से उनको क्या मिल रहा है? उनका प्रोफेशन मिल रहा है। तो उन्होंने, लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोल्यूशन ये ढूंढा कि एक काम करते हैं, हम इस ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो भी इंडिविजुअल्स है उनको फ्रीडम दे देते कि उनको जो करना है वो करे। जो पुअर है वो भी काम कर सकता है, और उनके पास अगर जो कैपिटल आ गया, दे कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट। दिस इज हाउ द सोसाइटी वुड डेवलप। तो जो पुअर लोग हैं, अगर हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जो भी कास्ट है अगर हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो वो भी ग्रो होने लगेंगे। एंड ऐसे ही जो मेन है, जो विमेन है, वो सब धीरे धीरे लिबरल्स और रेडिकल्स के इस आइडिया को सपोर्ट करने लगे। उन्होंने बोला हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, हमें भी साथ में मिलके एजुकेट होना चाहिए, हमें भी यहाँ से बाहर निकलना है एंड हमें भी वर्क करना है ताकि हम पैसा अर्न कर सके। तो दे रैलीड अराउंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप के साथ साथ उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। तो वेन दे वर सपोर्टिंग नाउ, ये जो नेशनल्स थे, लिबरल्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि हमें क्या करना है? चेंज लाना है। उन्होंने क्या बोला? हमें चेंज लाना है।
They put an end to the kind of governments established in Europe. ऑफ कोर्स उनको चेंज चाहिए था, तो उनको जो पुरानी जो गवर्नमेंट है उनको तो चेंज करना पड़ेगा. उनको क्या था कि हमें बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम में नहीं जाना है, अपर क्लास लोअर क्लास बाय बर्थ जो एरिस्टोक्रेसीज है उसके अगेंस्ट जाना है. तो उनको क्या था, उन्होंने बोला कि हमें इस पे एंड डालना पड़ेगा. तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, FRIG, फ्रिग, ये जो कंट्रीज के जो लोग थे, फ्रिग, फ्रांस, रशिया, इटली, जर्मनी, ये सब कंट्रीज के लोगों ने रेवोल्यूशन ऐसा करा, ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन करा कि उन्होंने बोला कि अभी के जो हमारे मोनार्क्स है उनको हम ऐसे छुट्टी कर लेंगे. तो ये सब कंट्री साथ में आगे उन्होंने ये बोला कि हम जो मोनार्क्स हमारे किंग्स हैं, हम हमारी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम मोनार्क्स को नहीं रहने देंगे. तो ये सब जो आइडियाज थे ये ग्रो होने लगे. उन्होंने ये बात किया नेशनलिस्ट ने कि कैसे जो नेशंस है उनमें इक्वल राइट्स होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो ये आइडिया को वो स्प्रेड करने लगे. तो 1815 के बाद जिजेप मज़्ज़ीनी करके एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी दूसरे लोगों के साथ कंस्पायर करने लगे. वो कॉन्स्पिरेंसी, वो उनके साथ डिस्कस करने लगे, वो उनके साथ प्लान करने लगे, वो उनके साथ प्लॉट करने लगे कि कैसे हम एक ऐसा सिचुएशन ला सकते हैं कि जो मोनार्क है, जो अभी के जो मोनार्क है वो ओवरथ्रो हो जाए. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंस्पायर किया, लोगों के साथ डिस्कस किया और उन्होंने ये प्लान बनाया कि इटली में हम कैसे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्या वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्या वो पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं? नहीं, ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट इटली. तो ये उनका जो प्लान था कि कैसे ये अचीव करना है, उनको ये ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को कैसे स्टॉप करना है, ये सभी जगह पे, इंडिया में, सभी कंट्रीज में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होने लगा. इट वॉज डिस्कस्ड एंड इट वॉज प्रमोटेड. तो ऐसे सोशलिज्म जो था वो ग्रोथ, उसका एक आइडिया ग्रो हुआ और ऐसे सोशलिज्म जो है वो यूरोप में आया. Now the coming of socialism to Europe part 1.3 हम next class में continue करेंगे. So if you all have any doubts in this 1.2, 1.1 में अगर आपको कोई भी doubt है तो please feel free to reach out to me. I hope you all found this video very helpful and I hope कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है. मैंने हर कीवर्ड लिया हुआ है टेक्स्ट बुक में से. So this chapter we will be doing in the next video 1.3. So until then, like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and yes guys, if you have any doubts, please feel free to put it in the comment box. See you in the next class guys. Bye, take care, and a very hearty sayonara. Bye, take care.